हेलो स्टूडेंट्स। आज की पढ़ाई हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर ध्यान रखना है। अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर है, ये हम लोगों को आज के क्लास में देखना है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभिक्रिया की आणविकता भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उन डिफरेंस को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से इनका डिफरेंस दिखाया गया है। तो अभिक्रिया की कोटि का परिभाषा क्या है वो पहले लिखा गया है, नहीं जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो, वेग नियम समीकरण में अभिकारकों के सांद्रणों के घातों के योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, वेग नियम समीकरण में अभिकारकों के सांद्रणों के घातों के योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जहां आर बराबर के, ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा, ये क्या है, वेग नियम समीकरण। अगर इसको हम लिखें, देखा जाए तो ये जो हम लोग लिखे हुए हैं आर बराबर के, ए का पावर अल्फा बी का पावर बीटा, ये हमारा क्या है, तो वेग नियम समीकरण। देखा जाए ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये हम लोग का है वेग नियम समीकरण, ध्यान रखना है। और इस वेग नियम समीकरण में ये अभिकारक है, ये अभिकारक है। तो ए का पावर अल्फा बी का पावर बीटा, इन्हीं अभिकारकों के सांद्रणों के घातों यानी इनके पावर्स का जो सम होता है, यही पावर का जो योगफल होता है, वही अल्फा प्लस बीटा ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो अभिक्रिया की कोटि में क्या होता है भाई, तो वेग नियम समीकरण पहले लिखो। वेग नियम समीकरण में अभिकारकों के सांद्रणों के घातों का जो योगफल होता है यानी इनके पावर का जो सम होता है, उसी को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो ये है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की आणविकता क्या है भाई, तो वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लिखा हुआ है, देख लो। किसी भी प्राथमिक संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की संख्या, ये क्या है भाई, तो अभिकारकों की संख्या है। ये है अभिकारकों के सांद्रणों के घातों का योगफल, अभिक्रिया की कोटि है। अभिकारकों के सांद्रणों के घातों का योगफल जो होता है वेग नियम समीकरण में, वो होता है अभिक्रिया की कोटि। और ये क्या है, तो किसी भी प्राथमिक संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया गया कि मान लो यहाँ पर H2 और प्लस Br2 से यहाँ पे 2HBr हम लोग का बना, नहीं तो यहाँ पर अभिकारक एक H2 है एक Br2 है, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट डिफरेंस है, दोनों का परिभाषा लिख दो। ये दोनों में पहला अंतर है, ध्यान रखना है कि भाई अभिक्रिया की कोटि क्या है और अभिक्रिया की आणविकता क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस उनका दोनों का परिभाषा लिख दो, वो परिभाषा ही एक दोनों का, इन दोनों का एक डिफरेंस आ जाएगा। अगला अंतर इन लोगों में क्या है वो देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखें तो यहाँ लिखा हुआ है अभिक्रिया की कोटि का मान। अभिक्रिया की कोटि का मान हम लोग पहले ही बता चुके हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तथा फ्रैक्शनल भी हो सकता है। फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ध्यान रखना, अभिक्रिया की कोटि का मान 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, चलो इसमें देखो, अभिक्रिया की आणविकता का मान 0 या फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है। अभिक्रिया की आणविकता का मान 0 कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग अभिक्रिया की आणविकता, तो आणविकता का मतलब होता है अणुओं की संख्या, अभिकारकों की संख्या। तो अगर अभिकारक की संख्या 0 हो जाए तब तो अभिक्रिया ही नहीं होगी ना भाई, ध्यान रखना है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि कभी भी किसी अभिक्रिया का आणविकता जो है वो हम लोग का 0 नहीं हो सकता है। साथ साथ फ्रैक्शनल नहीं, यानी मान लो CO2 एक अभिकारक है, मान लो CO2 एक अभिकारक है, तो हम आधा CO2 अभिक्रिया में नहीं सकते हैं,
आधा CO2 अभिक्रिया में नहीं ले सकते हैं। जब भी लेना होगा तो 1 CO2, 2 CO2, 3 CO2 ऐसे हम ले सकते हैं, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को यहाँ से कहा जा रहा है कि अभिक्रिया की आणविकता का मान यानी कि अभिकारकों की संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकती है या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। इसका मान जब भी होगा तो होल नंबर में होगा, यानी या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। अभिक्रिया की आणविकता का मान या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। 3 से ज्यादा अभिक्रिया की आणविकता नहीं होती है। कौन सी अभिक्रिया? प्राथमिक अभिक्रिया के लिए, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, चलो अब अभिक्रिया की कोटि का मान हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि इसका मान प्रायोगिक तरीके से ही ज्ञात किया जा सकता है। हम लोग पहले ही बताए हैं कि जो अल्फा और बीटा का मान है ये प्रायोगिक तरीके से ही ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, चलो आणविकता का मान, ये तो बस संतुलित अभिक्रिया को देख लो और संतुलित अभिकारक में जो अभिकारक उपस्थित हैं उनकी संख्या गिन लो, उन्हीं की संख्या के बराबर अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी। तो इसके लिए किसी प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, बस अभिक्रिया संतुलित लिखा होना चाहिए, प्राथमिक अभिक्रिया होना चाहिए। नहीं तो आप बस अभिकारकों की संख्या गिन कर उसकी आणविकता बता सकते हो। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका मान किसी भी संतुलित अभिक्रिया को देखकर बताया जा सकता है। ध्यान रखना है, किसी भी संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया, ज्यादा अच्छा लिखें, किसी भी संतुलित प्राथमिक, क्योंकि किसी भी संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया को देखकर बताया जा सकता है। ये उसका सेकंड डिफरेंस है। फोर्थ, अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक तथा जटिल अभिक्रिया दोनों के लिए परिभाषित है। सही है, अगर हम किसी अभिक्रिया कोटि 1 कहते हैं, अगर हम किसी अभिक्रिया की कोटि को 1 कहते हैं तो ध्यान रखना होगा कि अगर वो प्राथमिक अभिक्रिया है तो वो उसके लिए भी परिभाषित है, और अगर जटिल अभिक्रिया है तो जटिल अभिक्रिया के लिए भी अभिक्रिया की कोटि परिभाषित है। लेकिन अभिक्रिया की आणविकता जो है ये हम पहले ही बता चुके हैं कि अभिक्रिया की आणविकता ये सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित है, जटिल अभिक्रिया के लिए परिभाषित नहीं है। ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, अभिक्रिया की आणविकता सिर्फ प्राथमिक या साधारण अभिक्रिया के लिए ही परिभाषित है। ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पर आए तो यहाँ लिख रहा है कि ताप, दाब इत्यादि में बदलाव करने से एक अभिक्रिया की कोटि का मान बदल सकता है। ताप, दाब इत्यादि में बदलाव करने से एक अभिक्रिया की कोटि का मान बदल सकता है। ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि अगर कोई अभिक्रिया आपकी दी हुई है, ठीक है, और उस अभिक्रिया का कोटि जो है, उस अभिक्रिया का कोटि उच्च ताप पर मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर घटा देंगे तो हो सकता है कि उस अभिक्रिया की जो कोटि है वो 2 हो जाए, हो सकता है कि उस अभिक्रिया की कोटि जो है वो 3 हो जाए। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो वही बात यहाँ से बताया गया है कि ताप और दाब आप कीजिएगा तो अभिक्रिया की कोटि जो है उसका मान बदल सकता है, ठीक है, क्योंकि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है, तो अभिक्रिया का दर बढ़ गया तो अभिक्रिया की कोटि भी बढ़ सकती है। ठीक, चलो अब कोई अभिक्रिया दिया हुआ है तो ताप बढ़ाने से अभिकारकों की संख्या नहीं बढ़ सकती है। तो अगर अभिकारकों की संख्या बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, ताप और दाब से, क्या ताप और दाब बढ़ाने से अभिकारकों की संख्या बढ़ जाएगी क्या, या अभिकारकों की संख्या घट जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ताप और दाब बढ़ाने से अभिकारकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए अभिक्रिया की आणविकता में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग को समझ में आया कि ताप और दाब से अभिक्रिया की कोटि बदल सकती है, लेकिन ताप और दाब बदलने से अभिक्रिया की आणविकता नहीं बदल सकती है। वही बात हम लोग को यहाँ से बताया गया, वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सब आसान डिफरेंस है जो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आपके कभी कभी पूछता है कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस बाबू बताओ, तो तुम आसानी से लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे हैं। अब यहाँ से लिखा हुआ है हम लोग को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि जटिल अभिक्रिया। अब जटिल अभिक्रिया के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। जटिल अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरी होती है। वैसी अभिक्रिया जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरी होती है, वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखो तो यहां पर अगर देखें तो जटिल अभिक्रिया दिया हुआ है x + 2y + z से n बन रहा है। ये जो है ये हमारा क्या है भाई? तो जटिल अभिक्रिया है।
ये हम लोगों का जटिल अभिक्रिया है। अब इसमें हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, एन। फाइनल प्रोडक्ट क्या है आपका, एन। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का एन यहाँ पर दिया हुआ है, ये एन कितने स्टेप्स में बन रहा है, तो आप देखिए पहले आपका एक्स और वाई रिएक्शन कर रहा है, एम बन रहा है, लेकिन हमें एम नहीं चाहिए, हमें एन चाहिए। तो हम लोग फिर एम जो बना उस एम का रिएक्शन जेड से किए तो ओ बना, फिर हमें ओ नहीं चाहिए, हमें तो एन चाहिए, नहीं, फिर इस ओ का रिएक्शन वाई से किए तब जाके एन बना। तो जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट एन था वो कितने स्टेप्स में बना, 1 2 3, 3 स्टेप्स में जाकर हम लोग को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो था वो बना। ये आपका है रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए वो कितने स्टेप में बना, तो ये आपको बना 3 स्टेप में। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आपको 3 स्टेप में बना, तो हम लिख दिए 3 स्टेप में बना। चलो अब इसमें फर्स्ट स्टेप को बता दिया है, पहले से ही बता दिया है कि फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, स्लो है। सेकेंड स्टेप जो है ये फास्ट है, और जो थर्ड स्टेप है वो वेरी फास्ट है। यानी फर्स्ट स्टेप को होने में सबसे ज्यादा समय लगेगा, स्लो है यानी कि वो धीरे धीरे कंप्लीट होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो है वो फास्ट है, यानी इसके रिस्पेक्ट में ओ बनने में कम समय लगेगा, और ओ प्लस वाई का जो रिएक्शन से एन बना ये बहुत फास्ट है, यानी इसको बनने में, एन को बनने में, इस स्टेप में एन को बनने में बहुत कम समय लगेगा, रिएक्शन बहुत तेजी में होगा। तो ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दिया, x प्लस 2y प्लस जेड से एन बन रहा है, ये कितने स्टेप में हो रहा है वो हम लोग को दे दिया गया, और बता दिया गया कि फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप फास्ट है, और थर्ड स्टेप क्या है, वेरी फास्ट है। ये इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब हम लोगों को देखा जाए तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमको अभिक्रिया का दर निकालना है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अभिक्रिया का दर निकालना है। तो हम लोग को पढ़ाया गया है कि अभिक्रिया का दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिक्रिया का दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब ये कैसा अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया है। तो जटिल अभिक्रिया में याद रखना है कि जटिल अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर, जटिल अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर, जटिल अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है। स्लोएस्ट स्टेप, सबसे मंद गति वाला जो स्टेप है उस पर अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा। यानी ये जो जटिल अभिक्रिया है x प्लस 2y प्लस जेड, तो इसमें अभिकारक x है, y है, z है, तो x y z इन तीनों पर अभिक्रिया का दर निर्भर नहीं करेगा, इन तीनों पर अभिक्रिया का दर निर्भर नहीं करेगा। नहीं, पहले हमको क्या करना होगा कि इस जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये कितने स्टेप में होता है वो पहले हमको पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। फिर हमको पता होना चाहिए कि इन सभी स्टेप में सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन है। नहीं, तो फर्स्ट स्टेप को लिखा गया है कि स्लोएस्ट स्टेप, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है। तो आपको अगर मालूम चल गया कि ये जटिल अभिक्रिया का ये स्लोएस्ट स्टेप है, तो इस स्टेप पर ही, ये जो फर्स्ट स्टेप है, इस स्टेप पर ही अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा, अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया रहे, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मान लो ये दिया हुआ है, अगर इसके लिए आप R बराबर ऐसे लिख दें कि R बराबर K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Z, ऐसे लिख दें, तो लिखना क्या है, गलत है, ये लिखना क्या है, गलत है। जटिल अभिक्रिया है तो जटिल अभिक्रिया है तो आप सभी अभिकारक पर अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखना है। जटिल अभिक्रिया को, अगर आप जटिल अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया का दर आपसे बोलता है कि बताओ, तो आप बोलिए कि भाई जटिल अभिक्रिया कितने स्टेप में हुई है, पहले वो बता दो, इस स्टेप में कौन सा स्टेप स्लो है वो बता दो। जो स्लोएस्ट स्टेप है, जो स्लोएस्ट स्टेप है उसकी जानकारी अगर आपको दी रहे, तो उस स्लोएस्ट स्टेप में जो अभिकारक हैं, स्लोएस्ट स्टेप में जो अभिकारक हैं, इन अभिकारकों के सांद्रण पर ही अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा। नहीं, ध्यान रखना है, हम लोग क्या से बोल रहे हैं कि स्लोएस्ट स्टेप में, स्लोएस्ट स्टेप में उपस्थित, स्लोएस्ट स्टेप में उपस्थित अभिकारकों के सांद्रण, स्लोएस्ट स्टेप में उपस्थित अभिकारकों के सांद्रण पर अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा, अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा, ध्यान रखना है। तो यहां से अगर हम लिखें कि अभिक्रिया का दर, तो R बराबर यहां से K और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या होगा भाई, ये स्लोएस्ट स्टेप है तो अभिकारक इसमें कौन है, X है और Y है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y,
इन्हीं पर डिपेंड करेगा। R बराबर K, X और Y, इन्हीं पर हम लोग का अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, ये हमारा लिखना क्या है, सही है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अभिक्रिया का दर स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, इसीलिए स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी अभिक्रिया का दर बताने वाला स्टेप। यहाँ पर 3 स्टेप हैं, लेकिन तीनों स्टेप में अभिक्रिया का दर कौन बताएगा, तो स्लोएस्ट स्टेप। इसीलिए इस स्टेप को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी अभिक्रिया का दर बताने वाला स्टेप, ध्यान रखना है। चलो ऊपर अब क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है किसी भी जटिल अभिक्रिया का दर उस जटिल अभिक्रिया के मंद गति वाले पद यानी स्लोएस्ट स्टेप पर, ध्यान रखना है, स्लोएस्ट स्टेप पर निर्भर करता है। जो अभी मैंने बताया वही बात मैंने लिख दिया है। इसलिए जटिल अभिक्रिया के स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी शॉर्ट फॉर्म में कहें तो RDS, R का मतलब हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ये आपका आ गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट हम लोग को जानकारी मिला कि भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अगर अभिक्रिया का दर निकालना है तो हमको पहले पता करना होगा कि उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप कौन है। जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी स्टेप में जो अभिकारक होंगे उन्हीं अभिकारकों के सांद्रता पर अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो अभिकारक दिए गए हैं x 2y + z, अगर इन पर हम लोग वेग नियम समीकरण लिखेंगे इस तरह से तो लिखना क्या है, गलत है, ठीक है। ये लिखना क्या है, सही है, ठीक, समझ गए आप लोग। अगले पॉइंट पे आते हैं, देखा जाए। अब यहां से लिख रहा है कि किसी भी जटिल अभिक्रिया में स्लोएस्ट स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आया कि आखिर जो स्लोएस्ट स्टेप है इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों कहते हैं, अभिक्रिया का दर बताने वाला स्टेप इसे क्यों कहते हैं स्लोएस्ट स्टेप को, ये समझना है। तो देखो, अगर पहले समझना है अभिक्रिया का दर, सबसे पहले हमको समझना है अभिक्रिया का दर। तो समझने की कोशिश करो कि अभिक्रिया का जो दर होता है इसका मतलब क्या होता है। समय में बदलाव के साथ अभिकारक की सांद्रता में बदलाव, समय में बदलाव के साथ अभिकारक की सांद्रता में जो बदलाव होता है उसी बदलाव के आधार पर अभिक्रिया का दर निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर कोई अभिक्रिया बहुत फास्ट है, अगर कोई अभिक्रिया बहुत फास्ट है तो कितने समय में कितना अभिकारक खर्च हुआ इसको पता करना बड़ा कठिन है। नहीं, जैसे मान लो हम बर्तन में अभिकारक रखे और अभी टाइम नोट कर रहे तब अभिक्रिया कंप्लीट हो गया। बर्तन में अभिकारक रखे और टाइम नोट कर रहे थे तब तक अभिक्रिया कंप्लीट हो गया, तो अभिक्रिया यानी वेरी फास्ट है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन में कितने समय में कितना अभिकारक खर्च हुआ इसको पता करना बड़ा कठिन होता है, पहला बात। अगर कोई अभिक्रिया स्लो चल रही है, नहीं, तो उसमें कितने समय में कितना अभिकारक खर्च हुआ ये पता करना बड़ा आसान होता है। इसी कारण से किसी अभिक्रिया का जो दर होता है वो स्लोएस्ट स्टेप के आधार पर निकालना आसान होता है। इसीलिए स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। इसीलिए स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ये बात हम लोग को बताया गया, इसमें हम लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट पे आ जाए तो हम लोग को यहाँ से ये भी कहा गया, ध्यान दें, तो लिख रहा है किसी जटिल अभिक्रिया में, यहाँ पर जो मैंने बोला बताया वो मैंने यहाँ लिख दिया, देख लो। किसी भी अभिक्रिया का दर स्लोएस्ट स्टेप के आधार पर एक्यूरेसी से तथा ज्यादा सरलता से बताया जा सकता है, क्योंकि समय में बदलाव के साथ अभिकारक की सांद्रता में बदलाव को एक्यूरेसी के साथ स्लोएस्ट स्टेप में ही बताया जा सकता है। फास्ट स्टेप के द्वारा यह बताना कठिन है। जो मैंने समझाया उस बात को मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है। अगले पॉइंट पे है। अगले पॉइंट को ये बोल रहा है कि भाई दूसरा कारण क्या है कि स्लोएस्ट स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, अभिक्रिया का स्पीड बताने वाला स्टेप। देखो, एक तो इसको बोल रहे हैं कि स्लोएस्ट स्टेप है यानी मंद गति वाला स्टेप है। तो अगर कोई मंद गति वाला स्टेप है भाई
तो उसको होने में सबसे ज्यादा समय लगेगा। यानी जटिल अभिक्रिया कंप्लीट होने के लिए जो समय, मान लो कोई जटिल अभिक्रिया है, उसको कंप्लीट होने में 10 मिनट समय लग रहा है, ठीक है, किसी जटिल अभिक्रिया को पूरा कंप्लीट होने में 10 मिनट समय लग रहा है, ठीक है। अब उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें से 7 मिनट जो है वो स्लोएस्ट स्टेप ही ले लिया, ठीक है। तो अभिक्रिया का ज्यादातर समय कौन लिया? स्लोएस्ट स्टेप ले लिया। अभिक्रिया का ज्यादातर समय कौन ले लिया? स्लोएस्ट स्टेप ले लिया, ध्यान रखना है। तो इस कारण से भी इसी स्टेप के आधार पर अभिक्रिया का दर बताया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी अभिक्रिया में अगर स्लोएस्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, किसी भी अभिक्रिया में अगर स्लोएस्ट स्टेप कंप्लीट हो गया तो बाकी स्टेप जो फास्ट है, वेरी फास्ट है, वो तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। इसलिए भी स्लोएस्ट स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि कोई क्लास है, मान लो कोई क्लास है। अब एक क्लास में हम लोग अगर ध्यान दें, कोई अगर हमारा क्लास है और एक क्लास में हमारे पास 4 विद्यार्थी हैं। अब उस 4 विद्यार्थी को हमको कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, उस 4 विद्यार्थी को हमको कोई कॉन्सेप्ट समझाना है। तो जो विद्यार्थी सबसे कमजोर है, सबसे स्लो विद्यार्थी है, अगर उसको समझाने में हम सफल हो गए तो बाकी जो तेज विद्यार्थी हैं वो तो अपने आप समझ जाएंगे भाई। सेम यही चीज हम रिएक्शन में भी बता रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन है और उसमें एक स्टेप स्लो है, एक स्टेप फास्ट है, एक स्टेप वेरी फास्ट है, तो अगर उस रिएक्शन में स्लो स्टेप कंप्लीट हो गया तो फास्ट और वेरी फास्ट तो ऑटोमेटिक जल्दी ही हो जाएंगे। उनको करवाने के लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है। तो इसी कारण से मैं यहां बोल रहा हूं कि जो स्लोएस्ट स्टेप है वही आपका क्या कहलाएगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो उस बात को भी मैंने यहां लिख दिया है, आप देख सकते हैं। किसी भी अब जटिल अभिक्रिया में स्लोएस्ट स्टेप को पूरा होने में सबसे ज्यादा समय लगता है, अर्थात अभिक्रिया का ज्यादातर समय स्लोएस्ट स्टेप को पूरा करने में लग जाता है, ठीक है। तथा किसी भी अभिक्रिया में यदि स्लोएस्ट स्टेप पूरा हो जाए तो बाकी स्टेप आसानी से पूरे हो जाते हैं। तो ये 2 कारण हैं जिसके कारण स्लोएस्ट स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। इन्हीं 2 कारणों के कारण स्लोएस्ट स्टेप जो है इसे RDS कहा जाता है, ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अगले पॉइंट पे आते हैं, देखा जाए यहां से देखो तो फिर से हम लोग को लिखा हुआ है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया। x प्लस 2y प्लस जेड से n बन रहा है। मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि x प्लस वाई से पहले m बन रहा है, m प्लस जेड से o बन रहा है, o प्लस वाई से n बन रहा है। फर्स्ट स्टेप को फास्ट लिखा गया है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप को स्लो लिखा गया है और थर्ड स्टेप को वेरी फास्ट लिखा गया है। तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? R बराबर K। अब इसमें स्लो स्टेप, ये फास्ट, ये स्लो, ये वेरी फास्ट, ये स्लो है, तो ये जो स्लो स्टेप है यही आपका कहलाएगा RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही कहलाएगा। अब यहां लिखेंगे R बराबर K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कौन है भाई? तो यहां पर M है और कौन है हमारे पास? Z है, ठीक, ये लिख दिए। अब देखो तो हम लोग अभिक्रिया का दर स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, तो उसके आधार पर स्लोएस्ट स्टेप में जो अभिकारक थे M और Z, उन्हीं पर अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा। तो R बराबर K M और Z हम लिख दिए, ठीक है, R बराबर K M और Z लिख दिए। अब देखते हैं कि ये जो M है वो इस ओवरऑल रिएक्शन में, जो मेन रिएक्शन है उसमें M कहीं दिखाई दे रहा है? X Y Z, M नहीं है। इसका मतलब M जो है ये हमारा क्या है? इंटरमीडिएट है। M हमारा क्या है? इंटरमीडिएट है। M हमारा इंटरमीडिएट है। अब हम लोग करना क्या है कि इस इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। हम लोग करना क्या पड़ेगा? पहले इस इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वेग नियम समीकरण में, वेग नियम समीकरण, ये जो R बराबर हम लिखे हुए हैं क्या है आपका? वेग नियम समीकरण, ये आपका है वेग नियम समीकरण। अब इस वेग नियम समीकरण में, इस वेग नियम समीकरण में हम लोगों को अभिकारक होने चाहिए, वो अभिकारक जो मुख्य अभिक्रिया में उपस्थित है। यानी यहाँ M नहीं होना चाहिए, या तो X या तो Y या तो Z। तो इस M को हटाना पड़ेगा, ध्यान रखना है। हम लोग क्या पढ़ना है? यहां से M को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M को हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ध्यान रखना है। चलो अब M को हम लोगों को हटाना पड़ेगा, तो M को हटाते हैं भाई। कैसे हटेगा? M को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग यहां से बोल रहे हैं कि इंटरमीडिएट को,
इंटरमीडिएट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक यानी कि के, इंटरमीडिएट को साम्यावस्था स्थिरांक के की मदद से हटाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग अगर देखें तो हम लोग जो के लिखते हैं, के यानी साम्यावस्था स्थिरांक, इसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बट्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही फॉर्मूला होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बट्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग के का मान यहां से लिखना चाहते हैं, के बराबर, चलो अब इसमें से हम क्या किए कि इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं। इक्वेशन 1 से यहाँ पे हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से हम निकालना चाहते हैं। तो के बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हमारा प्रोडक्ट है m, तो ऊपर लिखेंगे के बराबर m, इक्वेशन 1 में प्रोडक्ट जो है उसको लिखो m, और इक्वेशन 1 में जो आपका अभिकारक है x और y उसको लिख दो। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपका x और यहाँ पे आ जाएगा y। यहाँ से हम लोग चाहें तो x और y को इधर भेज दो और m बराबर निकाल लो। तो यहाँ से आपको आ जाएगा m बराबर के, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा y। तो m बराबर के x और y, ये हम लोग को आ जाएगा। अब यहाँ से देखें हम लोग, तो हम लोग यहाँ से जो m का वैल्यू हम लोग को निकला, इस वैल्यू को उठाकर हम लोग इसमें रख सकते हैं। यहाँ पर जो m है, इस m के जगह पर, इस m के जगह पर हम रख सकते हैं के x और y। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से रख रहे हैं अब r बराबर के उतार दिए। अब m के जगह पर क्या लिखेंगे, तो m के जगह पर लिखेंगे के और यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। ठीक है, और जो z बच गया इसमें, इस z को उतार देंगे। ठीक है, तो अब यहां से देखा जाए तो के भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, तो इसी को के और के को मल्टीप्लाई करके एक और कांस्टेंट आएगा जिसको के डैश मान लिया गया, के डैश, और ये आ गया एक्स वाई और जेड। तो यहां से आप देख सकते हैं ये जो होगा आपका, ये अब एक्यूरेट वेग नियम समीकरण आपका होगा, ध्यान रखना है। आर बराबर के डैश एक्स वाई और जेड। तो देखो एक्स वाई और जेड ये मुख्य अभिक्रिया में उपस्थित हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो जो वेग नियम समीकरण आपका होना चाहिए उसमें इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट आ गया तो इंटरमीडिएट को हटा देना है। इंटरमीडिएट को किसकी मदद से हटाना है, तो साम्यावस्था स्थिरांक, आपको साम्यावस्था स्थिरांक की मदद से हटाना है। तो आपके पास 3 स्टेप्स है, इन तीनों स्टेप्स में से हम लोग स्लो स्टेप को तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि उसके आधार पर हम ये लिख चुके हैं। तो अब वेरी फास्ट को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, फास्ट वाले को। तो फास्ट स्टेप वाले को यूज किया गया और फास्ट स्टेप वाले को यूज करके हम लोग m का वैल्यू निकाल लिए साम्यावस्थांक के रूप में, और उस m के वैल्यू को उठाकर हम वेग नियम समीकरण में रख दिए। तो फाइनल हम लोग को ये मिल गया, और यही जो होगा हम लोग का फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होगा, यानी कि वेग नियम समीकरण फाइनल हम लोग का यही होगा। ठीक है, तो वेग नियम समीकरण में क्या सीखे हम लोग कि इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, इंटरमीडिएट को क्या करना है, हटाना है। ठीक है, ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग को बताया गया। तो आज के क्लास में हम लोग अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या डिफरेंस है वो पढ़े। नहीं, दूसरा पॉइंट पढ़े कि कोई भी जटिल अभिक्रिया जो होती है उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को अभिक्रिया का दर बताने वाला स्टेप कहा जाता है। नहीं, यानी जटिल अभिक्रिया में जो स्लोएस्ट स्टेप है, उस स्लोएस्ट स्टेप में जो अभिकारक हैं उन अभिकारकों के सांद्रता पर ही अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा। क्यों निर्भर करेगा उसका कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक, फिर अगला ये जो लास्ट हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे वो क्या सीखे, तो वो सीखे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके आधार पर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, और अगर उस रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूला में इंटरमीडिएट चला आता है तो उस इंटरमीडिएट को हटाना है। उस इंटरमीडिएट को हटाना है, कैसे हटाएंगे, तो साम्यावस्था स्थिरांक की मदद से उसको हटाएंगे। हटाकर हमको जो वेग नियम समीकरण आना चाहिए उसमें जो भी अभिकारक यहाँ पे आने चाहिए वो सभी अभिकारक निश्चित रूप से मुख्य अभिक्रिया में उपस्थित होने चाहिए। यहाँ m को इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि m जो है मुख्य अभिक्रिया में उपस्थित नहीं है, इसीलिए उसको हटाना पड़ता है।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप इसको समझ गए होंगे। ओके, आज का क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।